नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण। विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण जो हमारे बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के इतिहास से लिया गया है। विश्व के इतिहास से लिया गया है। वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास पुनर्जागरण युग की एक महत्वपूर्ण देन थी। वैज्ञानिक मन स्थिति या कहे चेतना का अर्थ है प्राकृतिक एवं मानवीय संसार में बिना किसी प्रमाण या सिद्धि के किसी भी कार्य कारण संबंध को स्वीकार न करना। यानी प्राकृतिक और मानवीय संसार जो है उसमें किसी भी कार्य कारण संबंध को बिना किसी प्रमाण के स्वीकार नहीं करना है। मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्मशास्त्र और धर्मगुरुओं के कथनों पर उन्हें स्वयं सिद्ध सत्य मानकर आंख मूंदकर विश्वास कर लिया जाता था। अंधविश्वास एवं जादुई पद्धतियों का बोलबाला था। लोग इस लोक या प्रत्यक्ष संसार से साक्षात्कृत न होकर परलोक सुधारने के रहस्यवादी धार्मिक क्रियाकलापों में उलझे हुए थे। पुनर्जागरण युग में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। धर्म युद्धों के माध्यम से हुए पूर्वी देशों के संपर्क के कारण यूरोप में उदारवादी चेतना का प्रसार हुआ। ये तो हम पढ़ रहे थे विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि। अब हम विज्ञान के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण हुआ है उनमें किन किन विज्ञान की शाखाओं में क्या क्या पुनर्जागरण हुआ। तो सबसे पहला आता है नवीन वैज्ञानिक चेतना के सैद्धांतिक प्रवर्तक, जिसमें हम पढ़ेंगे एबेलार्ड, टॉमस एक्विनाज, रोजर बेकन, फ्रांसिस बेकन और देकार्त के बारे में। यूरोप में स्कॉलास्टिक विचारकों जिसमें एबेलार्ड एवं टॉमस एक्विनाज प्रमुख थे ने पहली बार अंधश्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि में उनका प्रयोजन धार्मिक कथनों को सिद्ध करना ही था। यानी यूरोप के जो स्कॉलास्टिक विचारक थे जिनमें एबेलार्ड और टॉमस एक्विनाज प्रमुख थे, इन्होंने तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। लेकिन ये तर्क बुद्धि का जो उजागर किया उनका प्रयोजन केवल धार्मिक कथनों को सिद्ध करना ही था। लेकिन रोजर बेकन जो 13वीं शताब्दी में हुए ने पहली बार बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्ति की विवेकशील एवं तर्क बुद्धि प्रधान मन स्थिति के स्वतंत्र उपयोग की महत्ता का प्रतिपादन किया। रोजर बेकन ने कहा कि व्यक्ति की विवेकशील और तर्क बुद्धि प्रधान मन स्थिति पर उन्होंने सबसे पहले बल दिया। उसके कथनों में वैज्ञानिक चेतना के स्पष्ट सूत्र विद्यमान थे। किनके कथनों में? रोजर बेकन में। पेरिस विश्वविद्यालय में अपने एक व्याख्यान में उन्होंने कहा कि प्रयोग से ही प्राकृतिक, रासायनिक, भेषजिक वस्तुतः स्वर्ग और पृथ्वी पर अवस्थित सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। दूसरे जो प्रमुख विचारक थे वो थे फ्रांसिस बेकन, जिन्होंने वैज्ञानिक चेतना के महत्व को अपेक्षाकृत अधिक फ्रांसिस बेकन ने वैज्ञानिक चेतना के महत्व को अपेक्षाकृत अधिक पुरजोर शब्दों में रेखांकित किया। उसके अनुसार ज्ञान की प्राप्ति के लिए कार्य कारण संबंध को परीक्षण एवं प्रयोग द्वारा जानना बहुत अनिवार्य है। फ्रांसिस बेकन ने अपनी पुस्तक दी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में उसने प्राकृतिक तथा भौतिक विज्ञानों के अध्ययन पर जोर दिया। तीसरे जो प्रमुख विद्वान थे जो जिसमें शुरुआत में नवीन वैज्ञानिक चेतना के जो प्रवर्तक है उनमें नाम था देकार्त का। देकार्त क्या कहते हैं? किसी भी बात पर हमें आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए, पहले हमें उसे संदेह की दृष्टि से देखना चाहिए। संदेह की मन स्थिति वैज्ञानिक चेतना के विकास के लिए आवश्यक है। इस रूप में देकार्त का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने पहले पढ़ा वैज्ञानिक चेतना जो पुनर्जागरण में थी उसके सैद्धांतिक प्रवर्तक, जिसमें पढ़ा हमने एबेलार्ड, टॉमस एक्विनाज, रोजर बेकन, फ्रांसिस बेकन और देकार्त। अब आता है विज्ञान की एक और शाखा भूगोल और खगोल शास्त्र में पुनर्जागरण में महत्व या योगदान
या विकास। खगोल शास्त्र के क्षेत्र में पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने क्रांतिकारी खोज की। इससे पूर्व ईसाई धर्म के सभी स्कूलों में टॉलमी द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांड के जियोसेंट्रिक सिद्धांत को अंतिम सत्य मानकर पढ़ाया जाता था। जियोसेंट्रिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित थी और सूर्य, तारे और ग्रह इसकी परिक्रमा करते थे। निकोलस कोपरनिकस ने अपनी वेधशाला में किए गए आकाशीय पिंडों के दीर्घकालीन प्रेक्षणों के आधार पर अपनी पुस्तक ऑन द रिवॉल्यूशन ऑफ सेलेस्टिक बॉडीज में ब्रह्मांड के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो टॉलमी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया उसकी जगह निकोलस कोपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोपरनिकस के इस सिद्धांत के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है जो निश्चिल है। पृथ्वी एक वृत्ताकार परिधि में उसके चारों ओर घूमती है। अन्य ग्रह भी सूर्य के चारों ओर घूमते। कोपरनिकस ने यह भी कहा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। अनेक धर्माधिकारियों ने कोपरनिकस के सिद्धांत को बाइबल की शिक्षाओं के विपरीत मानकर उनकी कट्टर आलोचना की। यानी कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि टॉलमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है जिसमें सूर्य, तारे सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरे प्रमुख वैज्ञानिक हैं जॉन केपलर, जिन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया और इसके लिए गणितीय नियम भी प्रस्तुत किए। अगला जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं इटली के खगोलशास्त्री गैलीलियो। उसने अंतरिक्ष में बहुत दूर तक देखने वाले एक दूरबीन का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से उसने आकाशीय पिंडों एवं उनकी गति का अध्ययन किया। गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांतों के समर्थन में एक पुस्तक भी प्रकाशित की। गैलीलियो के बाद अगले प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं इटली के ही गियोर्दानो ब्रूनो। उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांतों का समर्थन किया। कोपरनिकस का सिद्धांत क्या था? हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कोपरनिकस के समर्थन किया ब्रूनो ने अपने सिद्धांतों से, लेकिन उसके विचार वापस नहीं लिए। चर्च द्वारा उसे धर्मद्रोही घोषित कर जिंदा जला दिया। किसको? ब्रूनो को। अगला प्रमुख वैज्ञानिक आता है आइजैक न्यूटन, जो इंग्लैंड के प्रमुख वैज्ञानिक थे। 17वीं शताब्दी में इनका जीवन काल रहा। उसने गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने? आइजैक न्यूटन ने। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। फिर अगला प्रमुख वैज्ञानिक आते हैं नीदरलैंड के मर्केटर, जो एक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने विश्व के सही नक्शों का निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। उसके द्वारा बनाया गया एटलस सन 1595 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एक नवीन खगोलशास्त्री ज्ञान के आधार पर पुराने जूलियन पंचांग में भी सुधार किया गया। उसके स्थान पर पोप ग्रेगरी 13वें या त्रयोदश द्वारा एक सही पंचांग का निर्माण किया गया, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। यह पंचांग अनेक देशों द्वारा स्वीकार किया गया और अभी भी प्रचलन में है। किसके द्वारा बनाया गया? पोप ग्रेगरी 13वें। तो ये था पुनर्जागरण के काल में भूगोल और खगोल शास्त्र में प्रमुख योगदान या महत्व या चेतना, जिनमें हमने पढ़ा निकोलस कोपरनिकस को, जॉन केपलर को, गैलीलियो का योगदान, फिर गियोर्दानो ब्रूनो का योगदान, आइजैक न्यूटन का योगदान, मर्केटर का योगदान और पोप ग्रेगरी 13वें का योगदान। आपसे प्रश्न के रूप में ये भी पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के काल में विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का वर्णन कीजिए, या आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पुनर्जागरण के काल में भूगोल और खगोल शास्त्र में हुई वैज्ञानिक प्रगति को स्पष्ट कीजिए या वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या भी छोटा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आइजैक न्यूटन का क्या योगदान था विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर जॉन केपलर का क्या योगदान था, या गैलीलियो का क्या योगदान था। अगला प्रमुख जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जागरण में जो विकास हुआ वह है शरीर विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र, जिनमें प्रमुख थे एंड्रियो वेसेलियस, फिलोपियस और विलियम हार्वे। जिसमें पहला नाम आता है एंड्रियो वेसेलियस, जो नीदरलैंड के थे, जिन्होंने 1543 ईस्वी में शरीर रचना विज्ञान पर एक महत्वपूर्ण प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था 7 बुक्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। किन्होंने लिखी? एंड्रियो वेसेलियस ने। इस पुस्तक में पहली बार मानवीय शरीर के विभिन्न अंगों का विस्तृत
एवं सचित्र विवरण प्रस्तुत किया गया। तो अगले प्रमुख वैज्ञानिक थे फिलोपियस नामक चिकित्सक ने सॉरी मानवीय शरीर के कुछ विशेष अंगों का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया और फिलोपियन ट्यूब्स का नामकरण उसी के आधार पर किया गया, फिलोपियस नामक वैज्ञानिक के आधार पर। फिर अगला आता है इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम हार्वे ने, जिन्होंने मनुष्य के हृदय और शरीर में रक्त की संचार प्रक्रिया की पहचान की और उन्होंने पुस्तक जो लिखी उनका शीर्षक था ऑन द मोशन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड, ऑन द मोशन हार्ट एंड द ब्लड। पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा था नवीन वैज्ञानिक चेतना के सैद्धांतिक प्रवर्तक, फिर पढ़ा था भूगोल खगोल शास्त्र में, फिर हमने पढ़ा था शरीर विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में पुनर्जागरण में प्रगति। अब हम पढ़ रहे हैं भौतिकी में पुनर्जागरण, भौतिकी में पुनर्जागरण जिसमें पढ़ रहे हैं हम विद्वानों को, जिसमें है गिलबर्ट, स्टीवन और गैलीलियो। तो गिलबर्ट का क्या योगदान था? गिलबर्ट ने चुंबकीय गुणधर्म को समझने की दिशा में अनेक अध्ययन व प्रयोग किए, इससे विद्युत शक्ति की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। स्टीवन ने शक्तियों के समानांतर चतुर्भुजी दबाव के नियम को खोजा और तरल पदार्थों के दबाव में उसका प्रयोग करके भी देखा। गैलीलियो ने क्या किया? उसने कहा कि गिरती हुई वस्तुओं की गति के नियम को खोजा, जो आधुनिक गति विज्ञान की आधारशिला है। उसने पेंडुलम के नियमों की भी खोज की। गैलीलियो ने एक टेलीस्कोप, एक वायु मापक यंत्र और एक खगोल शास्त्रीय घड़ी का निर्माण भी किया। अब है रसायन शास्त्र में पुनर्जागरण, जिसमें प्रमुख योगदान है कार्डस और हेलमोंट का। कार्डस ने क्या खोज की? सल्फ्यूरिक एसिड व अल्कोहल से ईथर का निर्माण किस तरह से किया जाता है। हेलमोंट ने कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की। अब गणित के क्षेत्र में पुनर्जागरण गणित के क्षेत्र में यूरोप को पूर्वी देशों से संपर्क का लाभ हुआ। मुसलमानों के माध्यम से यूरोप वासियों को बीज गणित के कुछ सिद्धांत और अरब संख्यकों की जानकारी हुई। मुसलमानों को ये जानकारी कहाँ से मिली थी? भारतीयों से या भारत से। यूनानियों ने उन्हें अंक गणित और रेखा गणित का ज्ञान, यूनानियों से उन्हें यानी यूरोप वासियों को अंक गणित और रेखा गणित का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रोफेसर जे.ई. स्वैन के अनुसार 16वीं शताब्दी में गणित के क्षेत्र में हुई त्वरित प्रगति का मुख्य कारण वाणिज्यिक एवं वैज्ञानिक क्रियाकलापों में सहायक सूचनाओं की बहुमुखी आवश्यकता थी। यानी जो गणित के क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसका कारण ये है कि वाणिज्यिक और वैज्ञानिक क्रियाकलापों में सहायक सूचनाओं की जो बहुमुखी आवश्यकता हुई थी, उसी के संदर्भ में गणित की प्रगति हुई। तो पुनर्जागरण युग के कुछ गणितकार थे जिन्होंने गणित की अनेक समस्याओं पर प्रकाश डाला। उनका नाम है टर्टगलिया, फेरारी, विएता, स्टीवन, नेपियर, केपलर, डेसार्गियस एंड डेकार्ट। तो विद्यार्थियों, आज हमने पढ़ा था विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण में विकास, पुनर्जागरण के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में विकास, जिसमें हमने पढ़ा था नवीन वैज्ञानिक चेतना के सैद्धांतिक प्रवर्तक, फिर पढ़ा हमने भूगोल एवं खगोल शास्त्र में वैज्ञानिक प्रगति, फिर हमने जाना शरीर विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में, फिर भौतिकी एवं रसायन शास्त्र गणित के क्षेत्र में प्रगति। धन्यवाद।